हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका अपना चैनल जहां आपको मिलता है एक बेहतरीन नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाता है। चलिए, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं, क्रिया के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे साथ पढ़ के देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी होंगे। देखिए, कोई चीज़ समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। समझकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से वो सेट हो जाता है। अगर आप बार बार केवल ऐसे पढ़ते रहते हैं तो वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती हैं। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्रिया के साथ। क्रिया मतलब कुछ समझ में आ रहा? क्रिया मतलब कोई चीज़ काम किया जा रहा हो। क्रिया मतलब काम किया जा रहा हो, करने वाला जो काम कर रहा हो, जो क्या हो, कार्य होने के बारे में बात होती है, वो क्या होता है, क्रिया होती है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आप काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो आप वो भी काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। आप बैठ रहे हैं, बैठना तो वह भी आपकी क्रिया होगी। मतलब आप काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप चल रहे हैं तब भी आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो अब भी आप क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। आप किसी को मार पीट रहे हैं तब भी आप क्रिया कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? क्रिया करना, आप काम करने को क्या कहते हैं, क्रिया करना। कोई भी काम आप कर रहे हैं वो क्या है, आपकी क्रिया होगी। आप कह सकते हैं वाक्य में जिस पद से कार्य के करने या होने का बोध पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में जिस पद से कार्य का करने या होने का बोध पाया जाए उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं क्रिया क्या क्या होती है। जैसे क्रिया आपकी हो जाती है खाना, बोलना, बैठना, चलना, पढ़ना, जिसमें आपको लगे कि हाँ काम हो रहा है, जिसमें क्या लगे आपको काम हो रहा है, वो आपकी क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। चलिए अब हम देखेंगे धातु के बारे में। धातु क्या होती है? हम कह सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से धातु शब्द का अर्थ होता है शब्द योनि। क्या होता है? शब्द योनि। शब्द योनि धातु का अर्थ मतलब शब्द योनि, अर्थात धातु ही वह मूल शब्द है जिससे क्रिया बनती है। धातु, आप कोई पूछे कि धातु क्या है तो आप कहेंगे धातु मूल शब्द है। धातु क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द से ही कोई चीज़, अगर कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो कोई भी शब्द से बना होगा तो वो मूल शब्द से ही तो बना होगा। जैसे पढ़ना, चलना, लिखना, बैठना, तो वह कोई मूल शब्द तो होगा, उसका कोई एक क्या कहते हैं, बेसिक तो कोई होगा जिससे आप उस चीज़ को बना पाए हैं। तो देखिए क्या है, जैसे धातु में आपका पढ़ क्या है? पढ़ आपका धातु है। चल, हंस, पढ़ से आपने क्या बनाया होगा, पढ़ना बनाया होगा। क्या होगा? पढ़ना, पढ़वाना, पढ़वाना। चल से आपने क्या बनाया, चलना, चलना बनाया होगा। ये धातु है जिससे आपने बनाया चलवाना। क्या हो जाएगा? चलवाना। हंसना, हंसाना। तो ये आपके क्या होते हैं, धातु से आपने क्या बना दिया, एक मूल शब्द धातु था जिससे हमने क्या, क्रिया बना दी। क्या बना दी? क्रिया बना दी। तो ये आपके क्या हो गए, आपकी क्रिया हो गई। आप अगर आपसे कोई पूछे कि धातु कैसे बनता, धातु एक मूल शब्द होता है और धातु का व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ होता है शब्द योनि। क्या होता है? शब्द योनि होता है। और अगर धातु से हम कोई भी क्रिया बना सकते हैं, धातु हमारा मूल शब्द होता है। क्या होता है? धातु हमारा मूल शब्द होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको समझने की कोशिश आप एक बार ज़रूर करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार रिपीट करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए धातु के भेद के बारे में जानते हैं। धातु के भेद कितने होते हैं? देखिए, जो हमारा धातु होता है, एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो हमारा धातु होता है, धातु को क्रिया मूल भी कहा जाता है। धातु को क्या कहा जाता है? क्रिया मूल। इसी को क्रिया मूल भी कहा जाता है। क्रिया मूल भी किसको कहते हैं? धातु को। धातु के बारे में एक चीज़ आप और जानें कि धातु को क्रिया मूल भी कहा जाता है। धातु को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? क्रिया मूल भी कहा जाता है।
एक चीज और याद रखेंगे, धातु ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जा सकती है। धातु में अगर शुद्ध रूप धातु है, उसका अगर शुद्ध रूप क्रिया बनाना है तो उसमें लास्ट में क्या लगा दें, ना लगा दें, तो शुद्ध रूप वो क्रिया हो जाती है। क्या लगा देते हैं, ना प्रत्यय लगाकर, ना प्रत्यय लगाकर आप एक क्रिया बना सकते हैं, क्रिया बनाई जाती है, क्रिया बनाई जाती है। ना अंत वाले शब्द ही क्रिया का शुद्ध रूप होते हैं, ये इतना याद रखें। ना अंत वाले शब्द ही क्रिया के शुद्ध रूप होते हैं। धातु में अगर आपने ना प्रत्यय लगा दिया है तो वह क्या हो जाएंगे, आपकी शुद्ध क्रिया हो जाती है। और इतना और याद रखें, ना अंत वाले शब्द ही क्रिया का शुद्ध रूप होते हैं। चलिए आगे देते हैं धातु के भेद के बारे में। धातु के भेद कितने होते हैं, धातु के 2 भेद होते हैं। धातु मतलब मूल, क्रिया का मूल रूप। धातु मतलब हमने क्या बताया, क्रिया का मूल रूप, जो आपका मूल शब्द होता है जिससे हम क्रिया बनाते हैं। और क्रिया कैसे बनती है, ना प्रत्यय लगाकर हमारी शुद्ध रूप की क्रिया बन जाती है। धातु के भेद 2 होते हैं, पहला होता है यौगिक धातु, दूसरा होता है मूल धातु। यौगिक धातु वो होते हैं, ये स्वतंत्र रूप नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होंगे, ये मतलब 2 चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। ये 2 चीज़ों को क्या साथ में लेके चलेंगे, इसमें प्रत्यय के योग से ये बनते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्यय लगा होता है। जैसे बोल बाला, बोल बाला 1 2 ये यौगिक होंगे, मतलब 2 से मिलकर बनेंगे। चल चला ये क्या होंगे, यौगिक धातु होंगे। लेकिन मूल धातु क्या होते हैं, ये स्वतंत्र धातु होते हैं। मूल धातु जो होते हैं वो स्वतंत्र धातु होते हैं, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसमें 2 चीज़ें नहीं जुड़ सकती हैं, ये स्वतंत्र रूप होते हैं। इसमें ना तो प्रत्यय लग सकता है ना कोई चीज़ें लग सकती हैं, ये स्वतंत्र रूप होते हैं। जैसे खा पी सो रो धो, इससे हम ना लगा के हम क्या बना सकते हैं, ना लगा के हम इसका क्रिया बना सकते हैं। अगर आपको क्रिया शुद्ध क्रिया बनानी है तो ना लगाना होगा उस मूल धातु में। अगर उस मूल धातु में आपने ना लगा दिया तो आपकी क्रिया क्या हो जाती है, शुद्ध रूप की क्रिया बन जाती है। लेकिन उसमें अगर ना प्रत्यय नहीं लगा है और वह स्वतंत्र रूप है तो स्वतंत्र धातु कहलाएगा, वह मूल क्रिया कहलाएगी। ये आपके क्या हो जाते हैं, मूल धातु हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं मूल धातु की पहचान कैसे होती है। तू सर्वनाम के साथ प्रयोग करने पर मूल धातु की पहचान हो जाती है। ध्यान रखें, तू सर्वनाम की करने से आपकी मूल धातु की पहचान हो जाएगी। व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के हमारे 4 भेद होते हैं। पहला हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा आता है संयुक्त क्रिया, तीसरा आता है नाम धातु क्रिया और चौथा आता है पूर्वकालिक क्रिया। पहला क्या आता है, पहला आपका आता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या आती है, प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु क्रिया, चौथी पूर्वकालिक क्रिया। अगर कोई आपसे पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4 होते हैं। पहला प्रेरणार्थक, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु, चौथा पूर्वकालिक क्रिया। आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या कौन सी क्रिया आप सेंटेंस को देखकर उस क्रिया को पहचान सकते हैं। वाक्य में अगर ये क्रिया लिखी होगी तो आप उसको तुरंत देख के ही पहचान जाएंगे। आपको बहुत जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा। आइए हम बहुत आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। चलिए प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया जिससे यह पता चले कि कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य के लिए प्रेरित करता है, खुद नहीं करेगा। प्रेरणार्थक क्रिया काम को खुद ना करके किसी और से करवाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया ध्यान रखें कि जैसे पढ़ना आपका है एक क्रिया, लिखना क्रिया है तो पढ़ाना हो जाता है, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाती है। किससे आ जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं इनके कितने भाग होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, इसके बारे में आप ध्यान दें। चलिए हम आपको बताते हैं आगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य करता है। जैसे देखना, दिखाना,
कर्ता खुद दिखा रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, खुद दिखा रहा है। सोना, सुलाना, उठना, उठाना। एक ट्रिक इसमें याद रखें कि प्रथम प्रत्ययार्थक को कैसे आप पहचानेंगे। अगर किसी भी वाक्य में अगर आना आ गया, किसी भी शब्द में अगर आना आ गया, अगर उसमें आपने देखा आना, दिखाना तो आना, सुलाना आना, उठाना आना, ऐसे अगर आना लास्ट में आया तो आप तुरंत आंख बंद के क्या बना देंगे, प्रथम प्रत्ययार्थक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रथम प्रत्ययार्थक, और कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता है। ये मैं 100% आपको गारंटेड कह रही हूँ। ये आपको कोई भी टीचर आपका गलत नहीं कर सकता। अगर किसी भी वाक्य में अगर लिखा हुआ है दिखाना, सुलाना, उठाना और उस शब्द में आपका आना आ रहा है, लास्ट में प्रत्यय आना लगा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रथम प्रत्ययार्थक हो जाएगा। क्या आएगा, प्रथम प्रत्ययार्थक। अगर आपको कुछ नहीं याद है तो इसमें याद है कर्ता स्वयं कार्य करेगा। क्या याद रखे, कर्ता स्वयं कार्य करेगा, दूसरे से नहीं करवाएगा। इसमें कर्ता क्या होगा, खुद से कार्य करेगा। जैसे देखना, दिखाना, तो कोई इंसान होगा खुद से ही किसी चीज को दिखाएगा, और अगर आप हैं सुला रहे हैं तो आप खुद ही सुलाएंगे ना, कर्ता जो काम करने वाला वही सुलाएगा। उठना, उठाना, उठाना तो जो काम करने वाला होगा वही उठाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रथम प्रत्ययार्थक होता है। कुछ नहीं याद करना है आपको, आप कुछ ना याद रखें कि कर्ता स्वयं कार्य करता है या ये करता है वो करता है, वो चीजें नहीं याद रखनी। बस आप इतना याद रखें कि अगर किसी भी शब्द में लास्ट में आना प्रत्यय लगा है तो आप तुरंत प्रथम प्रत्ययार्थक लगा दें। बस सीधी सी बात, ज्यादा आपको जोर देने की जरूरत नहीं है। जैसे द्वितीय प्रत्ययार्थक देखते हैं, द्वितीय प्रत्ययार्थक में भी वही चीज आपको करता है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाता है, इसमें दूसरे से काम होगा। प्रथम प्रत्ययार्थक में क्या था, खुद काम कर रहा था कर्ता, वो क्या था, खुद काम कर रहा था। लेकिन इसमें द्वितीय प्रत्ययार्थक में क्या होता है, ये काम खुद ना करके दूसरे से करवाएगा। इतना आलसी है, खुद ना करके दूसरे से करवाएगा। ये आलसी तो हुआ, अपना काम अपने से ना करके दूसरे से करवाना, दूसरे से कि लेजी बन के बस बैठे रहो, सोए रहो, वही एक चीज है। तो ये भी द्वितीय प्रत्ययार्थक भी वही काम करता है, खुद ना करके दूसरे से करवाता है, इतना आलसी है। चलिए देखते हैं, देखना एक क्रिया है, उसमें क्या है, दिखवाना, तो किसी और से दिखवा रहा है वो, खुद ना करके। उठना तो उस वह उठवाना, किसी और से उठवा रहा है। कोई अगर सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो उसको उठवाना, उठवा रहा है तो कोई दूसरा कर रहा है। सोना, सुलवाना, किसी दूसरे से सुलवाना, तो वह क्या हो जाता है, द्वितीय प्रत्ययार्थक हो जाता है। एक ट्रिक इसमें भी याद रखें, द्वितीय प्रत्ययार्थक में अगर किसी भी शब्द के अंत में वाना अगर आ गया, वाना प्रत्यय लगा है, तो आप द्वितीय प्रत्ययार्थक लगा लेंगे। ध्यान रखें, ये क्लास आपकी 6 to आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप अगर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप ध्यान रखें, अगर एक बार आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको एकदम शांतिपूर्वक अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करें। ये आपकी क्लास बहुत उपयोगी है, आप ट्रिक के माध्यम से अच्छी सही चीज़ों को समझ पा रहे हैं और क्लास में ही आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया, द्वितीय प्रत्ययार्थक में अगर कोई भी प्रत्यय लगा हुआ है, वाना, वाना प्रत्यय अगर किसी भी शब्द में लगा हुआ है तो वह क्या हो जाता है, आपका द्वितीय प्रत्ययार्थक। और प्रथम प्रत्ययार्थक में क्या था, आना, प्रथम प्रत्ययार्थक में क्या था, आना प्रत्यय लगा, और द्वितीय प्रत्ययार्थक में वाना प्रत्यय लगा, तो आप तुरंत ऐसे ही लगा देंगे कि ये द्वितीय प्रत्ययार्थक हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है तो वह संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ना, संयुक्त मतलब जुड़ना। याद रखें, संयुक्त शब्द ही युक्त करना, जोड़ना होता है। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो आपकी क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया के 12 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ संयुक्त क्रिया के बारे में। जैसे चल पड़ा, एक पड़ा भी आपका क्रिया है और एक चलना भी आपका वो है। तो दोनों आपके जो धातु हैं, दोनों धातु मिलके क्या हो गए, आपका संयुक्त क्रिया बनाते हैं। जैसे भाग गया, गया भी एक क्रिया है और भागना भी क्रिया है, तो दोनों मिला के क्या बना दिए, संयुक्त क्रिया। खा लिया, खा भी आपकी मूल धातु है और लिया भी आपका मूल धातु है, तो दोनों मिलके क्या बना दिए, संयुक्त बना दिए। क्या बना दिए,
संयुक्त बना दिए। बोल आपका एक क्रिया है, मूल धातु है, दूसरा आपका क्या है, दिया है। बोल एक आपका है, दूसरा दिया है, तो दोनों मूल धातु मिला के क्या बना दिया, संयुक्त क्रिया। पढ़ने लगी, पढ़ना भी एक क्रिया है और लगी भी, तो यह पढ़ने लगी यह आपकी क्या होगी, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। दो धातु होंगी, दोनों धातु से मिलकर क्या बना देंगे, संयुक्त क्रिया मिलाएंगे। दो क्रियाएं मिलकर संयुक्त होती हैं तो वह क्या होते हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। हिंदी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग सबसे अधिक होता है। संयुक्त क्रिया के बारे में हमने बताया, जब दो या दो से अधिक धातुएं या क्रियाएं मिलकर आपस में मिले तो वह संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया आपसे कोई पूछे कि संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं, 2 क्रियाएं इसमें मिलती हैं। हिंदी में सबसे ज्यादा संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है। नाम धातु देखिए क्या होता है। नाम धातु किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया के नाम को हम नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो आपकी क्रिया बनती है वो नाम धातु कैसे होती हैं। जैसे संज्ञा से बनने वाली, जैसे हाथ, लात, बात, ये आपकी क्या है, संज्ञा है। इससे बनने वाले जो हमारे यहाँ हैं ये हमारे नाम धातु के। जैसे हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। ध्यान रखें, नाम धातु में अधिकतर अगर याना प्रत्यय लगा है, याना प्रत्यय लगा है तो आपका क्या हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा। नाम धातु कैसे होगा, जब किसी भी शब्द में याना प्रत्यय लगा है तो नाम धातु आप लगा देंगे। ऐसे आपका सर्वनाम का अपनाना, अपना का अपनाना हो जाएगा। विशेषण गर्म और चिकना है तो गर्माना और चिकनाना हो जाता है। पूर्वकालिक क्रिया, चलिए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करते उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त हो जाए वहां पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जब कर्ता काम तुरंत, एक काम पूरा ना हो कि दूसरा काम तुरंत चालू हो जाए, एक काम पूरा ना हो कि तुरंत दूसरा काम पूरा चालू हो जाए, वह आपका क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण, तुरंत उसी क्षण, उसमें टाइम ना लगे, तुरंत दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो जाए तो वहां क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर तुरंत उसने भोजन किया। क्या किया, नहाया और तुरंत भोजन किया। वह खाना खाकर सो गया, खाना खाकर तुरंत सो गया। तो ये क्या हो गया, एक क्रिया समाप्त नहीं हुई दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहला क्रिया जैसे समाप्त हो दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए तो पहली क्रिया जो होगी वो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होती है। आई होप आपको पूर्वकालिक क्रिया समझ में आई हो। चलिए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जानते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पे कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक हमारा आता है अकर्मक क्रिया, दूसरा आता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया होती है। इसमें कर्म पर नहीं पड़ेगा, इसमें कर्म पर नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें अकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका, अगर क्या किसको से, अगर आपने क्वेश्चन किया क्या और किसको, क्या और किसको से आपने क्वेश्चन किया, अगर इसका आंसर मिल गया तो वह आपका क्या हो जाएगा, अगर आंसर मिला तो सकर्मक क्रिया होगा, अगर आंसर नहीं मिला तो वह क्या होगा, अकर्मक क्रिया। उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। जैसे मैं सो रहा हूँ तो आप क्रिया के साथ तुरंत क्या लगा दें, क्या सो रहा हूँ, तो क्या सो रहा हूँ, कुछ उत्तर मिल रहा नहीं मिल रहा तो वह क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। मोहन रो रहा है, क्रिया के साथ क्या लगा दें, मोहन क्या रो रहा है, मोहन क्या रो रहा है, मोहन किसको रो रहा है, तो कुछ इसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अकर्मक क्रिया का फल किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। और ध्यान रहे कि अगर क्या किसको से आपने
क्वेश्चन किया तो उसका अगर आंसर मिल रहा है तो वह सकर्मक क्रिया होगा, अन्यथा वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो वह क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। मतलब इसमें काम होगा, इसमें क्या होगा, काम होगा। जैसे रोहन खा रहा, क्या खा रहा, कुछ तो खा रहा होगा, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स, कोई भी चीज़ तो खा रहा होगा, क्रिया हो रही है, तो वह क्या होगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया। इसमें आंसर क्या का मिल जाएगा। मोहन हिंदी पढ़ रहा, मोहन क्या पढ़ रहा है, मोहन पढ़ने से क्या लगा दो, मोहन क्या पढ़ रहा, मोहन हिंदी पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा, हिंदी पढ़ रहा। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, सकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। चलिए आज की क्लास बस इतना ही, अगली क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।